नमस्कार साथियों। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है और आज हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, एक नया खंड स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया। और हमेशा स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि मध्यकालीन भारत ये एक रटने जैसी चीज है, बिना रटे इसको संभव नहीं है कि हम कैसे इसको आगे पढ़ें, क्या है मतलब सारी चीजें एक तरह से दिमाग में रहता है कि रटना है, बिना रटे कल्याण नहीं है। लेकिन मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री बताया, आप एंशिएंट हिस्ट्री वाला जाके देखिएगा कि ज्यादातर मैं कोशिश किया हूं कि आपको रटना नहीं पड़े। ठीक। हालांकि जितने भी टीचर हैं वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे बताएंगे कि जैसे लगेगा कहानी की तरह बता दिए, टॉपिक उठाए, लिख दिए, हो गया। इसके बाद क्या पता चला स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। ठीक। तो मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि आपको एक तरह से इस लेक्चर को सुनने के साथ ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। और पूछते हैं ना कि मध्यकालीन भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो दूसरा कौन था, तो तीसरा कौन था, ये सारी चीजें आप सोचते होंगे कि कैसे कौन आया, गजनवी क्या किया, गजनवी 17 आक्रमण किए तो कौन था, कौन कौन सोमनाथ वाला था, क्या था, किसने जजिया लगाया, ये तमाम चीजें, मुगल वंश की स्थापना किसने की, ये तमाम चीजें हैं। ये सारी चीजें आपको रटना पड़ता होगा। और मैं आपको आज ही मैं आपको ये जो आज का पहला लेक्चर है, इस लेक्चर पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मध्यकाल में कौन कौन लोग हैं, किसको किसको पढ़ना है। पूरा मध्यकाल आपको दिखेगा कि हाँ ये इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये, पूरा मध्यकाल एक तरह से मैं आपको बताऊंगा कि मध्यकाल की रूपरेखा, पूरे मध्यकाल की आज मैं आपको दिखाऊंगा कि संपूर्ण मध्यकाल में कौन कौन लोग थे, और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक। अक्सर हिस्ट्री में लोग कहते हैं कि ये रटना पड़ता है, कुछ नहीं भाई, आप एकदम कंसेप्ट से पढ़िए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और तो आज मैं क्या बताऊंगा आपको, संपूर्ण मध्यकाल की रूपरेखा, माने आपको दिखना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं, एक नजर में आपको दिख जाना चाहिए कि हाँ मध्यकाल में ये लोग थे, इनके इनके बारे में हमको पढ़ना है। तब आपको उससे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, थोड़ी सी समझ विकसित होगी कि क्या अब कौन पढ़ेगा फिर। अच्छा, इसी ये जो लेक्चर है, आज का लेक्चर जो है, ये एक तरह से मानिए कि बिल्डिंग की नींव है, इमारत की नींव है, और इसी नींव पे मैं बिल्डिंग खड़ा करूंगा। मैंने आज के ही लेक्चर पे सारा लेक्चर बेस्ड होगा, इसलिए आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर को हम लिंक करते हैं एंशियंट के त्रिपक्षीय संघर्ष वाले लेक्चर से, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष वाले लेक्चर से। तो त्रिपक्षीय, अभी इधर मत देखिएगा, अभी मैं आपको सारा चीज समझाऊंगा। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? भारत के भारत के तीन कोनों से, भारत के तीन कोनों से तीन शक्तियां, भारत के तीन कोनों से तीन शक्तियां, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कौन कौन? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये मैं एक मोटी मोटा बनाया हूँ, अब आप ये मत कहिए कि सर जी आपने इसको यहाँ बना दिया, इसको यहाँ। ये मोटी मोटा है, ये एक्चुअल मैप नहीं है भाई, समझा कर ये बात को। ठीक। तो भारत के तीन कोनों से, ये मैं आपको बता चुका हूं, बस उसी से लिंक करके तब हम आगे बढ़ते हैं मेडाइवल में। ठीक। तो भारत के तीन कोनों से तीन शक्तियां, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, कन्नौज, यहाँ कन्नौज है, कन्नौज पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए आपस में कई वर्षों तक संघर्ष की। और जब आपस में कई वर्षों तक संघर्ष हुआ तो ये क्या किए लोग कि आपस में संघर्ष करके ही अपनी ही शक्तियों को कुचल डाला। जैसे पाल की शक्ति, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, जैसे आपस में ही लोग लड़ रहे, लड़के कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे।
तो कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तीन शक्तियां थी। ये तीन शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही थी, लगभग 200 सालों तक संघर्ष की। और इस संघर्ष में इन तीनों शक्तियों ने एक दूसरे का शक्तियों का पतन कर डाला, एक तरह से समाप्त कर दिया। और जब समाप्त कर दिया तो भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम स्थापित हो गया, या एक राजनीतिक शून्यता आ गई। यानी कि पूरे भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं रह गई थी कि जो भारत को केंद्रीकृत करे। ठीक। तो इसी के पैरेलल, जब भारत में कोई शक्ति नहीं रह गई थी, तो इसी के पैरेलल मुस्लिमों का आक्रमण होना चालू होता है। इसी के पैरेलल मुस्लिमों का आक्रमण होना चालू होता है। क्यों? क्योंकि भारत में पॉलिटिकल वैक्यूम है, राजनीतिक शून्यता है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो पूरे भारत को सेंट्रलाइज करे, केंद्रीकृत करे। और इसी का मौके का फायदा उठाकर भारत में मुस्लिमों का आक्रमण शुरू होता है। और पहला मुस्लिम आक्रमण कौन रहता है? आप सुने होंगे, मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। फिर आगे मुस्लिम आक्रमण होते हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, ऐसे आते आते फिर कहीं न कहीं मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है भारत में। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पीछे एंसेंट के पीछे लेक्चर। अब लिंक हो गया कि अब मुस्लिम आक्रमण होगा। ठीक। अब आइए हम देखते हैं कि उस चीज को समझते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे थी, कि पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, आक्रमण किया, कैसे। यही प्रक्रिया समझनी है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो आक्रमण होते गए, मुगल वंश की नींव कैसे रखाई। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम समझेंगे, पूरा दिखेगा आपको मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो आइए हम उसको देखते हैं। जैसा कि मैं ये बनाया हूं, बस इसी को आपको मैं अभी एकदम एकदम रटा दूंगा। भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। बस एक बार आप इसको देखिए। देखिए, तो पॉलिटिकल वैक्यूम स्थापित हो गया, उसी के पैरेलल मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हुआ। तो पहला मुस्लिम आक्रमण कौन था? वो पहला मुस्लिम आक्रमण कौन था? क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। कितने ईस्वी में आता है? 712 या 711 एडी। एडी मतलब ईस्वी। 712 711 मैंने लिखा है, कहीं कहीं 712, कहीं कहीं 711। जब मैं इसके डीप में चलूंगा तब बताऊंगा। बस अभी आप इतना जानिए कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 एडी में भारत के उत्तर पश्चिम पे, भारत के, देखिए ये मैं नक्शा बनाया हूं ना, ये नक्शा बनाया हूं। ठीक। भारत के उत्तर पश्चिम पे आक्रमण किया और आक्रमण करके वापस चला गया। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट सिंध, यानी कि सिंध पे आक्रमण किया या उत्तर पश्चिम पे आक्रमण किया और वापस चला गया। समझ में आई बात? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पे 711 एडी में आता है, भारत के उत्तर पश्चिम पे आक्रमण करता है और आक्रमण करके चला जाता है, लूटपाट करता है, लूटपाट करके चला जाता है। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा आता है। दूसरा आता है कब? इसके लगभग 300 वर्षों बाद। दिमाग में ऐसे ही रखना है, इसके लगभग 300 वर्षों बाद दूसरा आता है। क्या नाम है उसका दूसरे का? मोहम्मद गजनवी। बस ऐसे ही दिमाग में आप रखिए, दूसरा मोहम्मद गजनवी आता है लगभग 300 वर्षों बाद। ये मैंने लगभग इसलिए लिखा है, इसमें जब 711 में 300 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग 300 वर्षों बाद, 1000 एडी में, लगभग 300 वर्षों बाद 1000 एडी में दूसरा आता है। क्या नाम है उसका? मोहम्मद गजनवी। ये भी आता है, भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करता है और लूटपाट करता है, चला जाता है। जैसे ये आया लूटपाट किया चला गया, वैसे दूसरा भी आता है, लूटपाट करता है और चला जाता है। ठीक है। 1000 एडी में, 1000 एडी इसलिए यहाँ लगभग मैंने 300 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे 1000 एडी है। ठीक है।
तो लूटपाट करता है मोहम्मद गजनवी भारत के उत्तर पश्चिम पे, नॉर्थ वेस्ट पे, और लूटपाट करके चला जाता है। ठीक। अब इसके 175 वर्ष बाद, इसके 175 वर्ष के बाद तीसरा आता है। तीसरे का क्या नाम है? मोहम्मद गोरी। यानी कि 1175 एडी में आता है। 1000 प्लस 175, 1175 एडी। मोहम्मद गोरी 1175 एडी में आता है, भारत के उत्तर पश्चिम पे आक्रमण करता है, लूटपाट करता है और चला जाता है। लेकिन यह मोहम्मद गोरी जाते समय जो इसके द्वारा जीते गए जो क्षेत्र थे, ये भी लूटपाट करता है, चला जाता है। अच्छा, इन तीनों की इन तीनों की कोई साम्राज्य निर्माण की नीति नहीं थी। ये इनका केवल क्या उद्देश्य था? भारत से धन की लूटपाट करना, बस इतना उद्देश्य था। आए, आक्रमण किए, लूटपाट किए, चले गए, आए, आक्रमण किए, लूटपाट किए, चले गए, आए, आक्रमण किए, लूटपाट किए, चले गए। इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि भारत में साम्राज्य की स्थापना किया जाए। ठीक। लेकिन तीसरा मोहम्मद गोरी आता है, लूटता है, लूटपाट करके चला जाता है। लेकिन ये क्या करता है, जाते समय क्या करता है कि जो इसके द्वारा जीते, उत्तर पश्चिम में जो इसके द्वारा जीते गए क्षेत्र थे, ठीक, उन्हीं क्षेत्रों को अपने दासों को सौंप जाता है जाते समय। ये मान लीजिए इसके द्वारा जीता गया क्षेत्र है, ऐसे हिस्से में बांट के सभी दासों को, कुछ इसको, इसको, सभी दासों को, जो इसके दास थे सभी दासों को सौंप, जीते हुए क्षेत्रों को सभी दासों को सौंप जाता है। और उसी में से एक दास होता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास वंश की स्थापना की जाती है। दास वंश या दिल्ली सल्तनत, शॉर्टकट में हम इसको क्या लिखेंगे, डीएस, दास वंश या दिल्ली सल्तनत। तो मोहम्मद गोरी क्या करता है, आता है, लूटपाट करता है, ठीक, और चला जाता है। लेकिन जीते हुए क्षेत्रों को, कुछ क्षेत्रों को अपने दासों को सौंप जाता है। उन्हीं दासों में से एक दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दास वंश की नींव रखी या दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसको शॉर्टकट में हम डीएस कहेंगे। ठीक। दिल्ली सल्तनत। ठीक। अब क्या होता है, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक चलती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? 1206 में। और कब तक चलती है? 1526 तक। अब देखिए क्या होता है, सन 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करके मुगल वंश की नींव रखता है। अब किस युद्ध में पराजित किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये सब सारी डिटेल में बताऊंगा, बस अभी आप समझिए किसके बाद कौन आया, क्या है, ये सब समझिए। क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सम्राट है इब्राहिम लोदी, उसको बाबर पराजित करके मुगल वंश की नींव रखता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करता है और मुगल वंश की नींव रखता है। मुगल वंश यानी कि 1526 में मुगल वंश की नींव रखता है। ठीक। अब मुगल वंश आ गए। मुगल वंश की क्या है, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। 1526 में बाबर ने रखा। ठीक। मुगल वंश का अंतिम सम्राट बहादुर शाह दुर्ती या बहादुर शाह जफर, जिस जो 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उसको अंग्रेज सत्ता से हटाकर स्वयं सत्ता ग्रहण करते हैं या अंग्रेज सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। यानी कि मुगल वंश के बाद कौन आता है? अंग्रेज आ जाते हैं। तो अब आपको एक छोटा सा दिख रहा होगा कि हाँ, इसके बाद ये आए, इसके बाद ये आए, इसके बाद ये आए। जैसे पहला, जैसे मैं आपको याद कर रहा हूं कि चलिए बताइए, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आया 711 एडी में, आया, भारत के उत्तर पश्चिम पे आक्रमण किया, लूटपाट किया और चला गया। ठीक। उसके लगभग 300 वर्षों बाद, यानी कि 1000 एडी में दूसरा आया। क्या नाम था उसका? मोहम्मद गजनवी। अब इसने 17 आक्रमण किए, क्या किए, सारी डिटेल आगे मैं बताऊं, पहले आप ये जानिए। दूसरा मोहम्मद गजनवी। ठीक।
इसने आक्रमण किया भारत के उत्तर पश्चिम पर, लूटपाट किया और चला गया। ठीक। अब इसके 175 साल बाद यानी 1175 में मोहम्मद गोरी आता है। ये भी भारत के उत्तर पश्चिम पे आक्रमण करता है, लूटपाट करता है और चला जाता है। लेकिन जाते समय ये क्या करता है, जाते समय जो अपने जीते हुए क्षेत्र थे ये अपने दासों को सौंप जाता है। और उन्हीं दासों में से एक दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत या दास वंश की नींव रख दी। ठीक। अब दिल्ली सल्तनत चलता है 1206 से लेके 1526 तक। ठीक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी को बाबर मारकर मुगल वंश की नींव रखता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक। फिर इसके बाद मुगल वंश चलता है। फिर मुगल वंश का अंतिम सम्राट बहादुर शाह दुर्ती या जफर जिसको हम कहते हैं, उसको अंग्रेज सत्ता से हटाकर स्वयं अंग्रेज काबिल रहता, फिर अंग्रेज कहीं न कहीं सत्ता पे अंग्रेज आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको दिमाग बनाना, चिंतन मनन करना है। आप कॉपी कलम बंद करिए, सोचिए कि इसके बाद या इसके बाद या, देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश है, सारा डिटेल में बताऊंगा, बस अभी जाने दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश है। ठीक है। अब आप एक चीज और इसमें आप थोड़ा सा और इसके आगे हम चलते हैं, इसमें एक चीज और समझते हैं। इसमें एक चीज और लिख लीजिए कि इन तीनों की इन तीनों की कोई कोई साम्राज्य निर्माण की नीति नहीं थी, बल्कि बल्कि केवल भारत से धन की लूटपाट करना ही उद्देश्य था। ये लिख लीजिएगा उसी में, तो आपको याद रहेगा। ठीक है। तो इन तीनों की जो है केवल लूटपाट उद्देश्य था, भारत से धन की लूटपाट, कोई साम्राज्य निर्माण की नीति नहीं थी। ठीक। तो ये चीज आपको अब समझ में आ गई हो कि हाँ ये है। अब इसमें थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा और डीप इसमें चलते हैं, तब थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए इसमें कि जैसे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लीजिए। अब आपको एक दिख रहा होगा कि संपूर्ण मध्यकाल में कौन कौन लोग हैं, कब कब कौन का। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको किसको मैं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाऊंगा, फिर मोहम्मद गजनवी को पढ़ाऊंगा। अब आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर गजनवी पढ़ेंगे, फिर गोरी पढ़ेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर मुगल वंश पढ़ेंगे, फिर कहीं न कहीं अंग्रेज आ जाएंगे जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा और जानिए कि क्या है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हालांकि मैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में उठाऊंगा जब शुरुआत करूंगा, अभी तो रूपरेखा बता रहा हूँ, आउटलाइन बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम आया, आक्रमण किया। ठीक। और क्या किया, मान लीजिए जैसे आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं उस क्षेत्र में मोहम्मद बिन अपने सैनिकों को भेजा, आक्रमण किया और अपने सैनिक को भेजा, आक्रमण कर दिया, जीता और अपने सैनिक को भेजा। बोला कि यहाँ पे अपने सैनिकों से बोला कि यहाँ पे जितने लोग भी हैं सभी के ऊपर एक टैक्स लगाओ। ठीक। अब वो क्या किया, सैनिक गए, सभी के ऊपर टैक्स लगा दिए। फिर थोड़ी देर बाद सैनिक, कुछ समय बाद सैनिक दौड़ते दौड़ते आए कि सर, या उस समय जो भी मुगल सम्राट मोहम्मद बिन कासिम को कि साहब भी कहे, साहब साहब क्या हम बच्चों, वृद्धों, अपंगों, इन पे भी हम टैक्स लगाएंगे? तो कहता नहीं नहीं नहीं, बच्चों, वृद्धों, अपंगों, इन सबको, बच्चों, वृद्धों, अपंगों, इन सबको टैक्स से मुक्त कर दीजिए, इन सब पे टैक्स मत लगाइए। ठीक, बच्चों, वृद्धों, अपंगों पर। ठीक। ठीक है, चलो हो गया। फिर सैनिक कुछ देर बाद आए, कहे कि सर, यहाँ की समाज में एक ब्राह्मण वर्ग है जिसका यहाँ पे बड़ा दबदबा है, बड़ा प्रभुत्वशाली है,
अगर हम उन पे टैक्स लगाएंगे तो कहीं वो समाज को भड़का के हमारे खिलाफ विद्रोह न खड़ा कर दे, तो क्या इनके भी टैक्स लगाया जाए? कि नहीं नहीं, इनको भी टैक्स से छोड़ दो, ब्राह्मणों को भी टैक्स से छोड़ दो। तो क्या किया मोहम्मद बिन कासिम ने? बच्चों, वृद्धों, अपंगों एवं ब्राह्मणों को इस टैक्स से मुक्त कर दिया। यानी कि कौन सा टैक्स लगा? एक विभेदकारी कर। इसको धार्मिक कर नहीं कहेंगे, एक विभेदकारी, एक डिफरेंशिएट करने वाला कर, एक विभेदकारी कर लगाया, जिसको हम क्या कहते हैं? जजिया। आप सुने होंगे, जजिया के बारे में आप बहुत सुने होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? जजिया। तो अब ये रटने वाली चीज है कि सबसे पहले जजिया किसने लगाया? अरे भाई, जो सबसे पहले भारत पे आक्रमण करेगा वही तो सबसे पहले जजिया लगाएगा, तो ये रटने की जरूरत है? आप रटते रहते हैं। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सर्वप्रथम जजिया किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें आप रटते हैं, लेकिन दोनों हैं एक ही। अब देखिए, जजिया इसने लगाया, फिर आगे चल के दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान आता है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? ये धार्मिक रूप से बड़ा कट्टर था। इसने क्या किया कि ब्राह्मणों पे क्यों छोड़े, ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाओ। ये क्या करता है? ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा देता है। तो अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पे जजिया किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। एक और कट्टर शासक, धार्मिक रूप से कट्टर, सिकंदर लोदी। तो इन सारी चीजों के बारे में अच्छा पूछा जाएगा कि जजिया माफ किसने किया? जजिया माफ किसने किया? तो वो अकबर है। लेकिन जो अकबर आप सोचते हैं वो वाला अकबर नहीं है, वो कश्मीर वाला अकबर है। सारी चीजें जब मैं जजिया के बारे में बताऊंगा तब आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, ठीक? तो अब एक बार थोड़ा सा और इसको देख लीजिए कि पहले हमें किसको पढ़ना है? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। फिर किसको पढ़ना है? मोहम्मद गजनवी के बारे में। फिर किसको पढ़ना है? मोहम्मद गोरी के बारे में। फिर दिल्ली सल्तनत, कुल 5 राजवंश, इनके बारे में पढ़ना है। फिर मुगल वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक, बस इतना ही है आपका मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया। ठीक, ऐसे ही दिमाग में रखिए कि हाँ, ये आया, आक्रमण किया, भगा, लूटपाट गया, गया, चला, ऐसे ही दिमाग में आप रखेंगे। ठीक, अब आइए थोड़ा सा इसको और डीप में चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो 5 राजवंश थे उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। दिल्ली सल्तनत, शॉर्टकट में मैंने इसको क्या लिखा है? डीएस। ठीक, अब दिल्ली सल्तनत को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, परिचय आपका हो जाए दिल्ली सल्तनत से। ठीक, क्रम संख्या, राजवंश, समय, शासक। ठीक, अब राजवंश, कुल 5 राजवंश थे दिल्ली सल्तनत में। ठीक, पहला दास या ममलूक, कहीं कहीं मामलूक लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, या इलवरी, या प्रारंभिक तुर्क। ये सारी चीजें मैं अभी आगे जब बताऊंगा, डिटेल करूंगा, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ममलूक, इलवरी सबके। बस अभी आप जानिए कि इसको दास या ममलूक या इलवरी या प्रारंभिक तुर्क भी इनको कहते थे। ठीक, अच्छा, समय इनका क्या है? 1206 से 1290 तक। ठीक, कुल 84 वर्ष इस राजवंश का शासनकाल था। ठीक, अब इसमें देखिए शासक इसमें कौन कौन थे। इसमें मैंने 2 कैटेगरी कर दी है, प्रथम इलवरी वंश, द्वितीय इलवरी वंश। ये मैं जब कर रहा हूं ना, जब आपको डीप डिटेल करूंगा तब उसमें क्लियर हो जाएगा आपको इलवरी वंश क्या है। ठीक, अभी बस इतना जाने कौन कौन सा इसमें शासक है। तो प्रथम इलवरी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, आराम साहब के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत इल्तुतमिश के बारे में, जो जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए। इल्तुतमिश के बारे में ठीक ठाक पढ़ना हम लोगों को, रुकनुद्दीन के बारे में नहीं उतना, रजिया के बारे में थोड़ा पढ़ना है डिटेल, बहराम शाह, मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, और द्वितीय इलवरी में बलबन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो ये जो 1 2 3 ये जो 4 शासक हैं, इनके बारे में हम डीप पढ़ेंगे। ठीक, और भी जो शासक हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेट ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो ये तो हो गए इसके शासक। अब दूसरा राजवंश देखिए, दूसरा खिलजी वंश। खिलजी का वंश ये कब से कब तक?
1290 से 1320 तक कुल 30 वर्ष इनका इस राजवंश का शासन रहा। 30 वर्ष कुल टोटल। ठीक। इसमें कौन कौन कई शासक हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही मैंने लिखा है। पहला जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मुबारक शाह खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी को जे से, अलाउद्दीन खिलजी को ए से, मुबारक शाह खिलजी को एम से। तो जोड़ दीजिए, जे ए एम, यानी जैम। तो यहीं पे कहीं लिख लीजिए आप कि जैम क्या है, जैम इसमें दिमाग में रखना है, जैम। ठीक। ऐसे आप दिमाग में इसको रखेंगे कि खिलजी वंश में कितने कुल टोटल शासक, जैम, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। बस। ठीक, आगे बढ़िए। तीसरा है तुगलक वंश। इसका समय है 1320 एडी से 1414 एडी। अच्छा, ये सब एडी मतलब ईस्वी में है। कुल टोटल इनका जो शासन काल रहा 94 वर्ष। तुगलक वंश का शासन काल कितना रहा, 94 वर्ष। इसमें शासक तीन ही है, केवल महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है। पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को जी से, मोहम्मद बिन तुगलक को यम से, फिरोज शाह तुगलक को यफ से। तो क्या हो गया शॉर्टकट इसका, यहाँ जैम, यहाँ क्या हो गया, जी एम एफ, जी एम एफ। तो जैम जी एम एफ, ऐसे याद कर लीजिए। समझ में आ रही है बात, जैम जी एम एफ, शॉर्टकट ये है। अच्छा, अगला वंश सैयद वंश। इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसका टाइम पीरियड है 1414 से 1451, कुल टोटल 37 वर्ष सैयद वंश का शासन काल रहा। जिसमें खिज्र का एक ही शासक है, संस्थापक जो है इन्हीं को, और भी है लेकिन महत्वपूर्ण यही है। तो खिज्र का संस्थापक, बस इनको इतना दिमाग में रखना है, खिज्र खां जो है सैयद वंश के संस्थापक थे, बस और कुछ नहीं रखना है। अगला अंतिम जो क्या है, लोधी वंश। 1451 से 1526, टोटल 75 वर्ष लोधी वंश का शासनकाल, टोटल 75 वर्ष रहा। पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी को बी से रिप्रेजेंट करिए, सिकंदर लोधी को यस से रिप्रेजेंट करिए, इब्राहिम लोधी को आई से रिप्रेजेंट करिए। तो क्या हो गया, एस बी आई नहीं हुआ भाई, बी एस आई हुआ। क्या हुआ, बी एस आई हुआ, एस बी आई नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, बी एस आई हुआ। ठीक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो ये 1500, देखिए लोधी वंश का अंतिम वर्ष कौन सा है, 1526। तो 1526 में जो इब्राहिम लोधी थे, इनको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया और मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, मुगल तो आगे क्या आ जाएगा इनके बाद, मुगल वंश, यानी कि मुगल वंश की स्थापना 1526 में ही हुई। ठीक। तो ये तो हो गया दिल्ली सल्तनत का आपका एक मोटी मोटा, कि हाँ ये इतने लोग शासक थे और इतने पांच राजवंश थे। अच्छा, पांच राजवंश को कैसे याद करना है, ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में आप रख लीजिए कैसे। जैसे देखिए, फर्स्ट को डी, सेकंड खिलजी को के, तुगलक को टी, सैयद को एस, लोधी को एल। तो क्या हो गया पांचों राजवंश का फॉर्मूला, डी के टी एस एल, डी के टी एस एल। दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और इसका एक प्रचलित फार्मूला भी है, बहुत आप लोग जानते भी हो सकता है आप लोग जानते हो। जैसे इसका प्रचलित फार्मूला, ये तो एक हो ही गया, ऐसे ही याद कर लीजिए, या तो एक फार्मूला और है, वो है गुड़ खा तसले में। अब आपको देख के हंसी आ रही होगी, तसला क्या है साहब। अरे भाई, तसला अगर गांव के रहने वाले होंगे तो तसला आपको समझ में आ रहा होगा कि तसला जो इसमें सीमेंट बालू मिला के लोग मसाला ढोते हैं गाँव में, वही तसला है, चौड़ा सा रहता है, कटोरा चौड़ा की तरह। ठीक है, वही तसला है। तो शहरी बाबुओं को भैया, थोड़ा सा शहरी बाबू भी लोग भी जाके गाँव घूमिए तो पता चलेगा तसला है क्या। ठीक है, मैं शहरी बाबू पे हस्त वो नहीं, आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा जानिए। तो गुड़ खा, देखिए गुड़ से इससे क्या होगा, देखिए तुगलक, सैयद, लोधी,
ये तो आपको हो गया कि तुगलक, सैयद, लोदी, खां से खिलजी, और इससे आपका दास या ममलूक या इलवरी वंश। ठीक है, या दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत का पहला। ठीक है, तो अभी देखिए ना, इसको भी आप याद कर सकते हैं, गुड़ खा तसले में, खिलजी, खिलजी और तुगलक, सैयद, लोदी। लेकिन आसान आपको ये रहेगा। ठीक है, ये गु से गुलाम, ये वो मत समझिएगा गु से कुछ है, गु से गुलाम वंश या दास वंश, बात एक ही, गुलाम कहिए या दास कहिए। तो गु से गुलाम, ख से खिलजी, त से तुगलक, स से सैयद, ल से लोधी। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, या तो डी के टी एस एल याद कर लीजिए। ठीक है, ये पांच राजवंश हो गए। बाकी इनके जो ये टाइम पीरियड है, इनको रटना नहीं है भाई। 1226 से लेके 1290, 12, ये सब रटना नहीं है। बस मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दिया कि हाँ ये है। अभी इसका महत्व आपको समझ में आएगा कि क्यों ये मैं बता, इसको आप नोट कर लीजिए ऐसे ही। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस चार्ट पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और इसका थोड़ा और डीप में चलते हैं। तब आपको और क्लियर होगा कि हाँ, हाँ अब इसके इसके क्या होगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पे आधारित पहले कुछ प्रश्नों को देखते हैं, उसी चार्ट से, जो अभी चार्ट मैंने बताया, उसी चार्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, थोड़ा सा डीप, इसी से थोड़ा सा आप डीप भी चलेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन अभी इधर मत देखिएगा, अभी मैं आपको अभी पूरा ये समझा दूंगा, एकदम याद हो जाएगा आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक, वंशों का क्रम, यानी कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश थे, उनको उनका क्रम बताइए। तो क्या फार्मूला अभी मैंने बताया था, डी के टी एस एल, वंशों का क्रम मतलब डी के टी एस एल, या इसको आई के टी एस एल कहिए, या गुड़ खा तसले में। अब जो आपको अच्छा लगे उससे आप दिमाग देकर, डी के टी एस एल मतलब दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, या इलवरी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, या गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, ये तो हो गया वंशों का क्रम, माने दिल्ली सल्तनत का जो वंश है, 5 राजवंश है, वो किस क्रम से आए, माने पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, तो यही क्रम है। डी के टी एस एल, आई के टी एस एल, या गुड़खा तसले में। पहला क्वेश्चन आपका तो हल हो गया होगा, एकदम सेट हो गया होगा दिमाग में। दूसरा, अब ये दो क्वेश्चन इसमें देखिए, तीन क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबा शासन वंश, सर्वाधिक कम शासन वंश। वंश मतलब जो दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश है, उस 5 राजवंशों में सबसे लंबा शासन किस राजवंश का है, और सबसे कम शासन किस राजवंश का है, ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के जो 5 राजवंश है, उसमें सबसे लंबा राजवंश जिसका शासनकाल था वो कौन सा है, सबसे कम शासन किस राजवंश का है। तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है के और टी, खिलजी मिनिमम, तुगलक मैक्सिमम, यानी खिलजी मिनिमम और तुगलक मैक्सिमम। और चार्ट में भी देखेंगे तो मैंने वर्ष, 30 वर्ष, 94 वर्ष, ये मैंने लिखा है, देख लीजिएगा आप। एक में 30 है, एक में 94 है। 30 खिलजी है, 94 जो है तुगलक है। तो खिलजी वंश मिनिमम, यानी कि आप आंसर इसका क्या लिखेंगे, सर्वाधिक लंबा शासन क्या है, तुगलक, तुगलक वंश। टोटल कितना, 94 वर्ष। सबसे कम शासन राजवंशों में तो खिलजी वंश, अभी मैंने बताया आपको। कैसे याद, कैसे करना है, के टी मिनिमम, के मिनिमम, टी मैक्सिमम, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सर्वाधिक लंबा शासन राजाओं में, यानी कि अभी मैंने जो आपको बताया 5 राजवंश, उन 5 राजवंशों में राजा राजा हैं, जैसे जैम, जीएमएफ, बीएसआई, ये मैंने बताया ना कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, फिर इसके बाद जीएमएफ मैंने बताया कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर बीएसआई बताया। तो इन जो राजाएं हैं, इन राजाओं में इन सबसे बड़ा समय काल किसका रहा। तो इसको आपको एक फैक्चुअल टॉपिक है, एक तरह से मानिए इसको। इसको आप दिमाग में कैसे रखेंगे, बहलोल लोधी का रखेंगे। कौन है ये, बहलोल लोधी है।
बहलोल लोधी कितने वर्ष है? 38 वर्ष है टोटल। ठीक, बस ये हो गया। अब आइए इस हम नोट कर लीजिए आप, हम नोट कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं आपको बता दिया, ऐसे ही नोट कर लीजिए। ठीक, आप ऐसे ही इसको, बहलोल लोधी 38 वर्ष, ऐसे आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए आपके। सर्वाधिक लंबा शासन राजाओं तक। अब आइए प्रथम अकबान वंश, ये क्या है भैया? फिर है मुगलों ने सत्ता किससे प्राप्त की? ये 2 क्वेश्चन देखने के लिए इसको समझना पड़ेगा आपको। इसको समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको एकदम आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका, मैंने बनाया है कि 5 राजवंश, दिल्ली सल्तनत के कुल 5 राजवंश है। DKTSL, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। दास पहला है, खिलजी दूसरा है, तुगलक तीसरा है, सैयद चौथा है और लोधी पांचवा वंश। ठीक, इसके आगे मुगल शासक आ जाते हैं। ठीक, मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है कि प्रथम अफगान वंश, तो अफगान, अब जैसे पूछ रहा है प्रथम अफगान वंश कौन था, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश कौन था, तो ये आप कैसे बताएंगे? देखिए, जो दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक 4 शासक हैं, DKTS, ये जो प्रारंभिक 4 है मैंने लिखा है, जो शुरू के 4 शासक, 4 राजवंश हैं, DKTS, ये चारों राजवंश तुर्क शासक हैं। कैसे दिमाग में रखेंगे? कि जो शुरू के 4 दिल्ली सल्तनत के जो शुरू के 4 राजवंश हैं, वो चारों राजवंश तुर्क शासक हैं। ठीक, और पांचवा जो लोधी वंश है, ये अफगान है। कैसे अफगान क्या है मैं बताऊंगा आपको जब डीप करूंगा। तो पांचवा क्या है? अफगान वंश है। ठीक, अब मैंने प्रथम लिखा, अभी ये भी समझ में आया कि प्रथम अफगान क्यों है। लोधी क्या है? अच्छा, ये लोधी प्रथम अफगान वंश है, इसी दिल्ली सल्तनत में ही। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश जो है वो अफगान राजवंश है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मुगलों ने सत्ता किससे प्राप्त की, तो आप सोचेंगे कि तुर्क ही तो थे सब, ये चारों तुर्क हैं। आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि पचमा तो अफगान था, दिमाग में आएगा ही नहीं। तो आप सोचेंगे तुर्क, आप कर देंगे तुर्क, लेकिन तुर्क नहीं है भाई। ये जो लोदी है ये अफगान है। तो मुगलों ने सत्ता किससे प्राप्त की? अफगानों से प्राप्त की। ठीक, अब ये क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है, 4-5 डिवीजन आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा। जैसे 4-5 डिवीजन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और डीप ले चलता हूँ। जैसे 4-5 शब्द आपको मिलेंगे, एक मिलेगा अरब, अरब, अरबों मिलेगा, दूसरा मिलेगा तुर्क, तीसरा मिलेगा अफगान, चौथा मिलेगा मंगोल और पांचवा मुगल। तो इतने शब्द मिलेंगे आपको। ठीक, अब पूछा जाएगा कि भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन दे देगा, अरबों ने, तुर्कों ने, अफगानों ने, मंगोलों ने, मुगलों ने। तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? अरबों ने। अरबों में भी कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो यही इसीलिए मैंने लिखा है कि DKTSL के पहले मोहम्मद बिन कासिम अरब है। ये क्या है? ये अरब। तो सबसे पहले, अच्छा, इसमें देखिए अरब, तुर्क, अफगान, मंगोल, ये चारों किसी पर्टिकुलर एरिया से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अरब देश, तुर्क वो भी वही, अफगान भी जगह है, मंगोल भी जगह है। लेकिन मुगल देखिए, मुगल नहीं किसी स्थान से संबंधित है। ठीक है, ये चारों तो किसी स्थान से संबंधित है, लेकिन मुगल देखिए, मुगल किसी, मुगलों को कहा जाता है क्या है? ये मिक्सचर है, दो लोगों का मिक्सचर है। जब मुगल काल में बताऊंगा तो आपको डिटेल करूंगा किसके किसके मिक्सचर है ये मुगल। ठीक, बाकी ये चारों तो किसी स्थान विशेष से ताल्लुक रखते हैं। अरब भी स्थान है, तुर्क भी स्थान है, अफगान भी स्थान है और मंगोल भी स्थान है। लेकिन मुगल एक तरह से कहिए दोगले किस्म के हैं। ठीक है, जैसे जिसमें दो लोगों का मिक्सचर कहिए मुगलों को। ठीक है, तो सबसे प्रथम पूछा जाएगा कि भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? ऑप्शन दे देगा 4, अरबों, तुर्कों, अफगानों, मंगोलों। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? अरबों ने। अरबों में भी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा रहा है प्रथम अफगान वंश। तो प्रथम अफगान वंश तो यही है, लोधी वंश।
लेकिन अब प्रथम है तो द्वितीय भी होगा, तभी तो प्रथम किया गया। द्वितीय क्या है? देखिए, ये प्रथम चार शुरू के जो दिल्ली सल्तनत के चार राजवंश हैं वो तुर्क हैं। अंतिम वाला जो है अफगान है। ठीक। अच्छा, जब अंतिम अफगान शासक इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करके मुगल वंश की नींव रखता है, तो मुगल सत्ता चालू हो जाती है। आगे लोदी वंश के बाद मुगल मुगल सत्ता चालू हो जाती है। इसी मुगलों के शासन काल में ही, मतलब मुगलों के शासन काल के बीच में ही एक व्यक्ति आता है जो मुगलों को इनके शासन से खदेड़ देता है, इनको भगा देता है, भारत से इनको खदेड़ देता है और सत्ता पे अपने काबिज हो जाता है। क्या नाम है उसका? शेर शाह सूरी। इन्हीं मुगलों के टाइम पीरियड के बीच में ही वो है 1540 से 1555। 1540 से 1555 के बीच में ही, मतलब 1540 से 1555 ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मुगल भारत में शासन नहीं कर रहे थे। कौन कर रहा था? अफगान। अफगान में भी कौन? शेर शाह सूरी, जिसको द्वितीय अफगान कहते हैं, सूर वंश का था। शेर शाह सूरी सूर वंश का था, द्वितीय अफगान। प्रथम अफगान तो लोदी हो गए, द्वितीय अफगान शेर शाह सूरी हो गया। ठीक। तो बीच में मुगलों को भारत की सत्ता से, भारत के शासन से खदेड़ देता है कौन? शेर शाह सूरी। इसीलिए द्वितीय अफगान इसको, ये द्वितीय अफगान था। और उस समय कौन सा था? 1540 से 1555 के बीच में मुगल भारत की सत्ता से बाहर थे। अच्छा, किसको हराया? किसको? हुमायूं। हुमायूं को हटाकर सत्ता पे अपने काबिज हो गया शेरशाह सूरी। ये सारी डिटेलिंग मैं आपको करूंगा। ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया, फिर तुर्कों ने किया, फिर प्रथम अफगान, फिर द्वितीय, फिर मुगल, फिर अब उसी बीच में अफगान आ जाता है। ठीक है। इस तरह से फिर लास्ट में अंग्रेज आ जाते हैं। ये प्रक्रिया देखिए चल रही है। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन, प्रथम अफगान वंश, तो प्रथम अफगान वंश कौन है? लोधी वंश हो गया। लोधी वंश क्या है? लोधी वंश। प्रथम अफगान वंश क्या हो गया? लोधी वंश। अच्छा, मुगलों ने सत्ता किससे प्राप्त की? तो भाई पांचवा राजवंश कौन था? अफगान था। इब्राहिम लोधी को ही तो बाबर मार के करता है, तो इब्राहिम लोधी क्या है? अफगान है। सत्ता किससे प्राप्त की? अफगानों से। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, एकदम आसान। इतना आसान कोई नहीं बताएगा भाई। आप जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पूरा उठा के देख लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा। अब आप देखिए कि इसमें इसमें एक और क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्वाधिक रूढ़िवादी शासक। तो सर्वाधिक रूढ़िवादी शासक दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक रूढ़िवादी शासक दो ही हैं, एक फिरोज शाह तुगलक, एक सिकंदर लोदी। भाई जो ब्राह्मणों पे जजिया लगाएगा वही तो धार्मिक रूप से सर्वाधिक रूढ़िवादी का मतलब है धार्मिक रूप से कट्टर। तो फिरोज शाह तुगलक क्या था? धार्मिक रूप से कट्टर था। जब धर्म के रूप से कट्टर रहेगा तो वो ब्राह्मणों पे जजिया लगा, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पे जजिया कौन लगाएगा? फिरोज शाह तुगलक। तो ऐसे आप दिमाग में रखेंगे कि जो धार्मिक रूप से कट्टर रहेगा वही तो पहले ब्राह्मणों पे जजिया लगाएगा। ठीक। तो ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक रूढ़िवादी शासक, तो फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, ये हो गया दिल्ली सल्तनत से संबंधित ये सारी चीजें। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अगर, इसके अलावा भी तमाम क्वेश्चन है। जैसे जैसे आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो क्या बताएंगे आप? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट कौन था? इब्राहिम लोदी। फिर पूछेगा खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? फिर पूछेगा लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऐसे तमाम क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसे ही दिमाग में आप रखेंगे जैम, जीएमएफ, भज सब, ये तमाम चीजें आप रखेंगे दिमाग में, तो आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक। तो ये हो गया दिल्ली सल्तनत। अब थोड़ा सा उसी में आगे मुगल है, मुगलों के बारे में भी थोड़ा जान लें, थोड़ी सी रूपरेखा उनकी समझ लें, तब इसके बाद हम आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। तो मुगल वंश देखिए, मुगल, अच्छा ये ऐसे ही बना लीजिएगा आप। यहाँ मैंने लिखा है मुगलों को शासन के बीच में यानी 1540 से 1555 तक शेर शाह सूरी इनको सत्ता से खदेड़ देगा। ये द्वितीय अफगान है। और शेर शाह सूरी को लिख लीजिएगा सूर वंश का है। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेलिंग करूंगा, पहले आप एक मोटी मोटा एक हॉरिजॉन्टल चलिए, फिर हम लोग वर्टिकल चलेंगे। ठीक है।
मुगल वंश, भज सब। मुगल वंश को कैसे हम याद करेंगे, छोटा सा ट्रिक है, भज सब। क्या ट्रिक है? भज सब। इंग्लिश में क्या है? BHAJAJSAB, भज सब। अब देखिए मैं इसको बनाया मुगलों को। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की नींव रखता है। ठीक। अब मुगल वंश के शासकों के बारे में जान लीजिए कैसे है। भज, BHAJ, भज सब, SAB, भज सब। बस ऐसे दिमाग में आप रखेंगे, भज सब। आपको एकदम कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, ये कंसेप्ट से भी आपको मैं याद करा दूंगा। अभी आप ट्रिक में आपको बता दिया है, कंसेप्ट से भी आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे भाई। कोई भी शासक इसमें हो, अगर उस शासक की, जैसे हम लोग फिरोज शाह तुगलक की फिलॉसफी अगर पढ़ लेंगे, किस किस माइंडसेट का आदमी था वो, तो उस तमाम क्वेश्चन ऐसे ही आप रीजनिंग से हल कर लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम उसके उसकी फिलोसफी जान लेंगे, तो उसके बारे में भी बहुत चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे तमाम चीजें रटने, जैसे कुछ लोग कहते हैं मिडाइवल इंडिया, अरे कुछ नहीं रटने की बात है। थोड़ी बहुत चीजें फैक्चुअल है, बाकी सब कंसेप्ट पे है। ठीक है। तो आइए मुगल को देखते हैं। तो बाबर, बी से एच से हुमायूं, ए से अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। ठीक। अब देखिए, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल वंश की नींव रखता है, 1526 में। तो 1526 से लेकर 1707, 1707 तक के काल को कहा जाता है मुगल काल। क्यों? क्योंकि 1707 तक अंग्रेज औरंगजेब, 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो जब तक औरंगजेब था, तब तक मुगल जो है स्ट्रांग थे। ठीक। औरंगजेब के मतलब 1707 के पहले के काल को मुगल काल मैंने लिखा है ना, 1526 से 1707 मुगल काल। ठीक। अच्छा, अब देखिए, औरंगजेब मर गया। अब औरंगजेब मर गया, तो इसके बाद दो बहादुर शाह आएंगे, और दोनों का नाम बहादुर शाही है। ठीक। तो इतिहासकार डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले वाले को प्रथम कर देते हैं और दूसरे वाले को द्वितीय कर देते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि प्रथम क्यों है द्वितीय क्यों है, एकदम आसान है। जो पहले आएगा उसको प्रथम, जो बाद में आएगा उसको द्वितीय। तो औरंगजेब मरा तो बहादुर शाह प्रथम आया। ठीक। इसके बाद कुछ वर्षों बाद फिर बहादुर शाह द्वितीय आता है। ठीक। जिसको हम जफर की उपाधि से जानते हैं, बहादुर शाह द्वितीय को। तो 1707 के बाल का काल जो है उत्तर मुगल काल, लेटर मुगल पीरियड, 1707 के बाद का, 1707 से 58, 1858 तक, 1707 से 1858 तक लेटर मुगल पीरियड, और 1526 से 1707 तक मुगल पीरियड। ठीक। ये 1707 ही क्यों किया गया? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु, इसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं बचा जो पूरे मुगल साम्राज्य को सेंट्रलाइज करे, केंद्रीकृत करे। ठीक। तो बहादुर शाह आता है प्रथम, फिर इसके बाद कुछ वर्षों बाद बहादुर शाह दुर्ती आता है सत्ता पे। ठीक। और फिर धीरे धीरे बहादुर शाह 1858 की जो क्रांति हुई थी, उसमें बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह दुर्ती भाग लेता है। बाद में अंग्रेज इसको पकड़ लेते हैं और रंगून निर्वासित कर देते हैं। ठीक। इसको पकड़ लेते हैं, फिर रंगून निर्वासित कर देते हैं। और 1862 में जब रंगून निर्वासित होता है, फिर इसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। किसकी? जफर की, बहादुर शाह दुर्ती की। ठीक। तो अच्छा, 1800, अब जैसे पूछा जाएगा कि उत्तर मुगल काल कब तक रहा, 1707 से 1858 तक। क्यों 1858? क्योंकि 1858 में ही महारानी के घोषणा पत्र से मुगल काल को पूरा ऑफिशियली समाप्त कर दिया गया। ठीक। 1858 में। तो औरंगजेब के बाद दो बहादुर शाह, इसीलिए प्रथम द्वितीय किया गया। द्वितीय वाले को जफर कहते हैं, जो जफर की उपाधि करता है। जफर 1857 की क्रांति में भाग लिया था। फिर बाद में इसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो इसको रंगून निर्वासित कर दिया। फिर आगे चल के 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब पूछा जाए आपसे कि अंतिम मुगल सम्राट कब तक रहा, तो 1862 में मृत्यु, 1862 तक। मुगल वंश कब तक रहा, तो 1858 तक आप कहेंगे। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने 1858 में ही जो ऑफिशियली खत्म किया गया ना, तो इसे 1858 तक ही मुगल वंश को माना जाएगा, मैंने उत्तर मुगल काल को। ठीक।
तो ये मुगल काल है, भज सब ऐसे याद करिए। और देखिए इसी के बेस पे जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, इसी के बेस पे ये एक बेस हो गया और इसी पे हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे। कैसे? जैसे देखिए, जैसे मनसबदारी, तो मनसबदारी कैसे पढ़ेंगे हम? पहले बाबर के समय मनसबदारी क्या स्थिति थी, हुमायूं, अकबर के समय, जहांगीर के समय, और किसके समय कोलैप्स गई मनसबदारी, कोलैप्स कर गई, किसके समय कोलैप्स हुई। तो इसी क्रम से पढ़ेंगे, इसी क्रम पे सारी चीजें पढ़ेंगे, इसी क्रम पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कहिए फाउंडेशन है, नींव है। तो इसको आप एक बार चिंतन मनन करिए, इसको एक बार सोचिए और ऐसे एक कॉपी में आप इसको नोट करिए। ठीक, ऐसे इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गया दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश। ये हो गया मध्यकालीन, संपूर्ण मध्यकालीन भारत की रूपरेखा, आउटलाइन। अब मैं जितना आपको बताया उसको एक बार समराइज करता हूँ। ठीक, क्या हुआ पहले? मोहम्मद सबसे पहले कौन आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आक्रमण किया भारत पे, भारत के उत्तर पश्चिम पे आक्रमण किया। ठीक, लूटपाट किया और फिर वापस चला गया, और जजिया उजिया लगाया, फिर वापस चला गया। फिर दूसरा आता है कौन? उसके कितने सालों बाद? पहला तो 711 में, दूसरा उसके 300 सालों बाद, माने लगभग 300 सालों बाद, यानी 1000 एडी में दूसरा आता है कौन? मोहम्मद गजनवी। ये भी आक्रमण करता है भारत के उत्तर पश्चिम पर, लूटपाट करता है, चला जाता है। फिर इसके 175 साल बाद यानी कि 1175 में तीसरा आता है। क्या नाम है उसका तीसरा का? मोहम्मद गोरी। ये भी लूटपाट करता है भारत के उत्तर पश्चिम पर, लूटपाट करके ये भी चला जाता है। लेकिन ये जाते समय अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे, ठीक, उन क्षेत्रों को अपने सभी दासों को सौंप जाता है। और उन्हीं दासों में से एक दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने क्या दास वंश की नींव रखी, या दिल्ली सल्तनत जिसको कहेंगे। ठीक, दिल्ली सल्तनत कब से चलता है? 1200 से 1526 तक। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी को बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में मारकर मुगल वंश की नींव रखता है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश थे। ठीक, 5 राजवंश में अंतिम राजवंश क्या था? लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम सम्राट क्या था? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाता है और मुगल वंश की नींव रखी जाती है। ठीक, फिर मुगल वंश चलता है भज सब के हिसाब से, बाबर, हुमायूं, अकबर चलता है। ठीक, लास्ट में फिर बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर को जो है ये लोग रंगून निर्वासित कर देते हैं अंग्रेज, फिर कहीं कहीं भारत की सत्ता पे अंग्रेज काबिज हो जाते हैं। तो जो मैं अभी बताया, लास्ट में जो अभी मैं बताया, इसको आप ऐसे आंख बंद करके एक बार चिंतन मनन करिए और इस चीज को रिवाइज करिए जो मैं बताया हूँ। बोल रहा हूं कि आप अभी आधे घंटे बाद इसको रिवाइज करिए तुरंत। इसके बाद फिर आप सोचिए, देखिए कि ये फला का संस्था, ऐसे ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, तो अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे? बताइए आप क्या पढ़ेंगे? ये तो हो गई कि अब आपको मध्यकाल दिख रहा होगा कि हाँ इसके बाद ये, हाँ इसके बाद ये, हाँ इसके बाद ये। हॉरिजॉन्टल मैंने मध्यकाल पूरा आपको बता दिया, खत्म हो गया मध्यकाल। हॉरिजॉन्टल मैंने मध्यकाल पूरा बता दिया। अब हम लोग वर्टिकल मतलब डीप चलेंगे, एक एक को उठा के पूरा डीप डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो अब हम किसको पढ़ेंगे? किसको पढ़ेंगे भाई? पहला शासक कौन है? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम है। और मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी पैगंबर मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ेंगे, फिर कासिम के बारे में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो रिवाइज करिए, चिंतन मनन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो आपसे मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।